नमस्कार, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अलीनगर की संधि, प्लासी और बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे। अलीनगर की संधि। यह संधि प्लासी के युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा कुछ शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों को जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तात्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3200 थी। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा राय दुर्लभ विश्वासघात कर रहे हैं तो वो अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग आया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। मीर जाफर, मीर कासिम और अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वायदा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमीन भी अंग्रेजों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भी भारी रकम अदा करनी पड़ी। परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपए अदा किए। मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ उसने तुरंत कुछ गंभीर समस्याओं का सामना किया, जैसे मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि राय दुर्लभ ने जमींदारों को उसके विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वो उसको छू भी नहीं सका। मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर से एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर वांसी टॉट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वांसी टॉट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद भी मीर कासिम ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किया। दूसरा, कलकत्ता में अपनी स्थिति कंपनी से सुरक्षित बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने शाही फरमान के वैयक्तिक उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसी टॉट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेजों से ली जाने
वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को बर्धमान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में और गिरिया में तथा 4 से 5 सितंबर 1760 को राजकमल के निकट उद्दौनला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की, बक्सर का युद्ध। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। शीघ्र ही शक्ति प्रशिक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आए। वांडीवाश में 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर के युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बेटे निजामुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। नवाब की सेना प्रायः भंग ही कर दी गई और बंगाल में एक नायाब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। इलाहाबाद की संधि 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वो अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने 1765 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध की संधि। नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोड़ा शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार देने और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत कई निर्णय लिए गए। पहला, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। इलाहाबाद और कारा नवाब को दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए। दूसरा, बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। तीसरा, अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। चौथा, मुगल शासक बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में निजामत प्रशासनिक कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथ में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृत प्राय हो गई थी। कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का महत्व। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व था। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम प्लासी और बक्सर के युद्ध का महत्व और मैसूर विजय के बारे में पढ़ेंगे।